नमस्कार आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि 2020 की जिन मुश्किलों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ के आए हैं, आने वाले समय में उन मुश्किलों को हम पार लगा सकें। आज से हम आपके लिए द CST अरीना के माध्यम से UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए नई लेक्चर सीरीज़ का शुभारंभ कर रहे हैं। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये एक सब्जुगेशन रहेगा प्रीलिम्स कम मेंस का, ठीक है। और इसमें हम मेंस बेस्ड ज़्यादातर सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे आने वाले नियर फ्यूचर में। देखो, एक चीज़ आप सभी को ध्यान देना है कि प्रीलिम्स का सिलेबस एज सच कुछ डिफरेंट नहीं होता, ज़्यादा कुछ सेक्शन अलग रहते हैं लेकिन ज़्यादातर डिफरेंट नहीं होता। मेन तैयारी जो आपको करनी रहती है वो मेंस की करनी रहती है। मेंस की तैयारी के साथ साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी भी साइड बाय साइड होती रहती है। तो एक बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि आने वाले नियर फ्यूचर में इस चैनल के माध्यम से हम आपको UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए कौन से सेक्शंस या सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। मैं अगर पेपर वाइज जाऊं तो जैसे अगर GS पेपर 1 की बात करें, जिसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री के लेक्चर्स कवर करेंगे। मैं फर्दर बाइफर्केशन नहीं कर रहा हूं कि एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल, मॉडर्न। बहुत कम समय आपका लेते हुए एक शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। हिस्ट्री के साथ साथ हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स को कवर करेंगे। देखिए, आप अपने आप ऑटोमेटिकली जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने देखो UPSC की तैयारी करना है सबसे पहले आपको सिलेबस को डाउनलोड कर लेना चाहिए, ठीक है। UPSC की वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल है, वरना गूगल में सर्च कर लो। हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो आपको UPSC सिविल सर्विसेज के सिलेबस को डाउनलोड करने का ऑप्शन देंगी, प्रीलिम्स का भी सिलेबस और मेंस का भी, ठीक है। तो हम मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सबसे पहले बात करते हुए चल रहे हैं। तो GS पेपर 1 में हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें एंशिएंट और मॉडर्न, कुछ सेक्शन मेडिवल का और आर्ट एंड कल्चर रहेगा। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद GS पेपर 2 की अगर हम बात करें तो हमारे लेक्चर्स पॉलिटी के लेक्चर्स, जो कि आज से जिसकी शुरुआत हो रही है, ये रहेगा। गवर्नेंस के लेक्चर रहेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ लेक्चर्स रहेंगे। GS पेपर 3 की आप अगर बात करिए तो उसमें हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। इन्वायरमेंट के लेक्चर आपके रहेंगे। IS का मतलब इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ लेक्चर्स रहेंगे। साइंस एंड टेक के लेक्चर्स आप जानते हैं कि उसके लिए मैं आपको माध्यम बता दूंगा कि क्या रहेगा। उसके बाद GS पेपर 4 की अगर हम बात करें तो एथिक्स के कुछ लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवा देंगे। आने वाले फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसके माध्यम से आपको कवर करवा दिया जाएगा। ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपको इस चैनल में YouTube के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। काम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री में इन वीडियोस का आनंद उठाइए, जानकारी लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हम दुआ करते हैं कि वो सारे लोग जो इन वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं,
वो अपने काम में सफल हों और हमारे वीडियोस उनको आगे बढ़ने में मदद करें। तो चलिए जो मैंने आपको अभी एक ग्लिम्स दे दिया कि हमारे आने वाले लेक्चर्स किन किन सब्जेक्ट पे बेस्ड रहेंगे। देखिए मैं पर्सनली और मेरी टीम हम ओल्ड स्कूल मेथड पे जाने पे बिलीव करते हैं, इसलिए हमारे जो लेक्चर्स हैं वो हैंड रिटन और आपको वाइट बोर्ड, ताकि आपको एक फीलिंग आए कि मैं लेक्चर क्लासरूम में बैठ के अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जितने भी सेक्शंस या टॉपिक्स या सब्जेक्ट हम कवर करेंगे वो सारे आपको वाइट बोर्ड में ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे। कई सारे स्लाइड्स में भी होंगे, मोस्टली जैसे आर्ट एंड कल्चर के जो वीडियोस हैं वो आपको स्लाइड्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। हिस्ट्री के जो वीडियोस हैं वो आपको स्लाइड्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें एक स्लाइड चलती रहेगी और वॉइस ओवर पीछे से आपको लेक्चर्स डिक्टेट करता चलेगा। तो आज से हम जिस लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं वो है इंडियन पॉलिटी। थोड़ा सा समय आपको इसमें देना पड़ेगा, हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो हमको दोनों लोगों को लेके चलना है, जो जानते भी हैं जो नहीं भी जानते हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी जो है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करें तो जीएस पेपर 2 मेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जानते हैं, ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्रीलिम्स में जो आपका फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस लगभग 15 से 25 क्वेश्चन जो रहते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटी से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी नो डाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आप कहें कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में है तो उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पॉलिटी की अगर आप बात करें तो एक बाइबल जिसको कहा जाता है इंडियन पॉलिटी के लिए, जो कि है एम लक्ष्मीकांत, ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई चीज़ बता दी, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप एम लक्ष्मीकांत को सही तरीके से पढ़ लें तो ओवरऑल लगभग 80% पॉलिटी के सेक्शन को ये कवर कर देता है। 80% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दो तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वो सब्जेक्ट जिसमें कोई चेंजेस भविष्य के साथ नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, जो हो गया सो हो गया, अब उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। डायनामिक सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो टाइम टू टाइम जिनमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर साल इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ चेंज हो रही है, उस हिसाब से इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आपको हर साल नया ही कवर करना पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। पॉलिटी में भी ऐसा ही है, हर साल कुछ नए कानून बन रहे हैं, पुराने कानून ख़त्म हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो सारी चीज़ें जब हम आगे के लेक्चर्स कवर करते हुए चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा कि लॉ कैसे फॉर्म होता है, कैसे बिल पास होता है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये सब डायनामिक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें समय समय पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो इसीलिए इन डायनामिक सब्जेक्ट में एक मेजर पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का। तो इन सब्जेक्ट्स में बिना करंट अफेयर्स की तैयारी किए हुए इन सब्जेक्ट्स को क्रैक करना आसान नहीं है, ठीक है। देखो, मेंस में तो आजकल ट्रेंड यही चल रहा है कि जो भी जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर
करंट बेस्ड रहेंगे। ठीक है, बेसिक रहेगा उसके अंदर, लेकिन जब तक आपको करंट की जानकारी नहीं है आप समझ नहीं पाएंगे कि बेसिक में वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है और आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करते हुए चलना है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि मुझे किस तरह से करना है, कैसे चलना है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज में खासकर जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है तो उसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट की जनरल नॉलेज होनी चाहिए, कोई स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ की बात वो नहीं करता। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ आपको समझ में आता जाएगा कि मुझे कैसे उन सब्जेक्ट्स को जिनको मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है और उस डायनामिक सब्जेक्ट की तैयारी हमें उस तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि इसकी एक ही बाइबल है, एम लक्ष्मीकांत। अब कई सारे लोग डीडी बसु भी प्रेफर करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग अगर इंडियन पॉलिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो लक्ष्मीकांत प्रेफर करते हैं। हम भी अपने लेक्चर्स को लक्ष्मीकांत के साथ ही लेके चलेंगे। देखो एकदम सिंपल बात कहता हूँ और जो सच्चाई भी है, ज़्यादातर जो भी कोचिंग प्रोवाइडर्स हैं जो आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी कहें इधर उधर से, अल्टीमेटली हर कोई व्यक्ति लक्ष्मीकांत को ही कवर करता है। ठीक है, तो मैं भी चलो लेक्चर शुरुआत करते हैं, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। उससे पहले ही मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आपको मैं लक्ष्मीकांत के साथ लेके चलूँगा। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि आफ्टर आवर लेक्चर्स आपके लिए लक्ष्मीकांत वुड बी सो ईजी टू रिवाइज, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। ठीक है, आपके लिए लक्ष्मीकांत को रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा। और मल्टीपल टाइम्स देखो, पॉलिटी में एक सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि पॉलिटी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम प्रेसिडेंट की पावर पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर की पावर पढ़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की पावर पढ़ रहे हैं, तो इनमें क्या होता है कि छोटे मोटे डिफरेंस हो जाते हैं जिसके कारण वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ज़्यादातर पॉलिटी में गलतियाँ एस्पिरेंट्स से खासकर प्रीलिम्स में होती हैं, क्योंकि उनको जब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो वो 4 ऑप्शन इतने ज़्यादा आपस में कहीं ना कहीं मैच करते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कराता है। इसलिए पॉलिटी को अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो इसको आपको इस सब्जेक्ट का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैंने एक बार लक्ष्मीकांत ख़त्म कर ली, मैंने 2 बार लक्ष्मीकांत ख़त्म कर ली, मेरा काम हो गया, दैट इज़ नॉट गोना वर्क। ठीक है, ऐसे काम नहीं बनेगा। आपको इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जब आप रिवाइज करेंगे तब आपको एक्चुअल में क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल बात करें तो जैसे आपने प्रेसिडेंट की पावर कई बार रिवाइज की, आपने प्राइम मिनिस्टर की पावर कई बार रिवाइज की, तो आपको ये क्लैरिटी आएगी मन में कि हाँ किस बॉडी की मतलब कौन सी एक्चुअल पावर्स हैं, और कोई डिफरेंट बॉडी है तो उसकी स्पेसिफाइड पावर्स क्या हैं। तब कभी भी एग्जाम में आपके सामने वो क्वेश्चन फ्रेम होगा तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटी को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा। तो अब इसमें मेरा रोल कहाँ पे आता है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए कोच कबीर खान का काम करूँगा। मैं आपके लिए लक्ष्मीकांत को इतनी इजी बनाने की कोशिश करूंगा कि जब आप इसके रिवीजन में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, और मुफ्त में मिल रही हैं ये सब चीज़ें तो इनका फ़ायदा उठा लो, तो वो सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। अब देखिए, मगर मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि हम ये जो लेक्चर है इसको
क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि प्री कम मेंस बेसिस पे हम लेके चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये लेक्चर लेंदी होंगे, एक एक लेक्चर एक एक घंटे 1.5 घंटे का हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ जिसको तैयारी करनी है वो पेशेंस के साथ तैयारी करते हुए चलना, अच्छे से सुनते हुए चलना, जहाँ डाउट लगे पॉज करके वापस फिर से सुनते हुए अपने डाउट्स को क्लियर करके क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए चलिएगा। लक्ष्मीकांत की अगर हम बात करें तो लक्ष्मीकांत में फॉर एग्जांपल अगर 70 चैप्टर्स हैं तो हम 70 चैप्टर्स के लेक्चर यहाँ नहीं बनाने वाले, हम उस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे। लेट से अगर कोई 40 चैप्टर के आसपास हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, और बाकी आपको खुद से करना होगा। तो देखो 70 चैप्टर में ऐसा भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद स्टेट में चले जाएंगे, तो जैसे आपने चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पावर में लगभग सिमिलैरिटी है, बस उनका जो आप कहेंगे कि जो एरिया है या ज्यूरिसडिक्शन एरिया है वो सीमित हो जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे एप्लीकेबल है, वो पूरे कंट्री के लिए उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ का वो चीफ मिनिस्टर है वहाँ तक कर सकता है, उसकी पावर्स की सीमितताएं वहीं तक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ा दिया, ठीक है, तो मैं आपको चीफ मिनिस्टर नहीं पढ़ाऊंगा, चीफ मिनिस्टर आपको खुद से पढ़ना होगा और इजी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें सेम हैं। जो रोल प्राइम मिनिस्टर का सेंटर में है वो रोल चीफ मिनिस्टर का स्टेट में है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो कुल मिला के अगर ऐसा देखा जाए तो लगभग 35 से 40 चैप्टर्स जो लक्ष्मीकांत के हैं हम कवर करेंगे। उसके अलावा एडिशनल चीज़ें भी जो मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, वो भी इन लेक्चर सीरीज में हम कवर करते हुए चलेंगे। पॉलिटी के लेक्चर्स आपको अभी मिलेंगे, साथ ही साथ हिस्ट्री के लेक्चर्स भी कुछ समय में आपके लिए आना चालू हो जाएंगे और धीरे धीरे नियर फ्यूचर में और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कुल मिला के हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको इन लेक्चर्स के माध्यम से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करना चालू करें। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि इन लेक्चर्स को हम कैसे मूव करते हुए चलेंगे, ठीक है। और देखिए, मैं आपका सबसे बड़ा दोस्त नहीं, आपकी सबसे बड़ी दोस्त हैं किताबें। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपके सबसे बड़े दोस्त हैं आपकी किताबें, चाहे आप दुनिया की किसी भी कोचिंग में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, किताबों से बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं। तो हमें एज अ गाइड, एज अ फिलोसफर, बस हमारा काम है उस चीज़ को आपके लिए आसान करना। तो हमने आपके लिए उस चीज़ को अगर आसान करके दे दी तो उसके आगे आपका रोल चालू हो जाता है कि आपको अब उस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। तो जैसे ही हम जिस टॉपिक को कवर करते हुए हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा, आप 1-2 बार इन लेक्चर्स को सुनिए, अच्छे से दिमाग में बैठाइए और उसके बाद उसका रिवीजन तुरंत लक्ष्मीकांत की बुक उठा के उसका रिवीजन कर डालिए। तो पैरेलली आपकी लक्ष्मीकांत कवर होते हुए चलेगी और आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगी। और एक अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे ये जो आपने टॉपिक पढ़ा, आप यूपीएससी के पुराने पेपर्स, आपके पास पिछले 5 साल 7 साल के पुराने पेपर्स होने चाहिए, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, ठीक है। जैसे ही आपने टॉपिक कवर किया, आप इंटरनेट के माध्यम से पुराने पेपर्स के क्वेश्चन कुछ देखिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया है तो मुझसे वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ कमी रहेगी कि मुझे नहीं हो रहा है। कुछ सैम्पल क्वेश्चन नेट से उठा लीजिए, बहुत सारे हजारों टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, उसको सॉल्व करके देखिए कि मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बड़ी मदद करेगा। और दूसरा, आपका उस टॉपिक पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता हुआ जाएगा। तो चलिए, बहुत इधर उधर की बातें
हो गई। अब हम आज का सबसे पहला इंडियन पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझते हुए चलेंगे। देखिए, अगर मुझे लगेगा तो हो सकता है मैं आपको 2 लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट के दूंगा। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं, किताबें उठा लेते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं। कई कोचिंग्स में भी ऐसा होता है कि आपको बस डायरेक्ट चालू कर दिया जाता है। आपको बेसिक कई सारी चीज़ें आप पढ़ना तो चालू कर देते हैं, आपको यही नहीं पता होता है कि कंट्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसा सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, क्या सारी चीज़ें। तो कुछ एक बेसिक ओवरव्यू सबसे पहले मैं आपको दूंगा कि ये सिस्टम है क्या, कैसे वर्क करता है, क्या सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर हम धीरे से टॉपिक बाय टॉपिक मूव होना चालू होंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला लेक्चर है वो बेसिक चीज़ों को कवर करेगा। जिन बेसिक चीज़ों में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक कंट्री क्या होता है। ठीक है, इंडिया इज़ अ कंट्री, लेकिन एक्चुअल में एक कंट्री होती क्या है। ठीक है, और एक कंट्री बनती कैसे है। ठीक है, उसके बाद इसका फर्दर हम डिवीज़न देखेंगे कि इसका डिवीज़न जो होता है वो किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हम इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। आप सभी को पता होगा, इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिसको सबसे ऊपर माना जाता है, जिसके तहत पूरी कंट्री रन होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है इसकी ज़रूरत। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या देश नहीं चलेगा। इन सब बेसिक चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लॉ क्यों ज़रूरी है। आखिर कानून नहीं होता तो क्या देश नहीं चलता, क्या ज़रूरत है लॉ की। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से, जो कि है एक कंट्री। ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ अ कंट्री। ठीक है, जैसे आपने हमेशा सुना है इंडिया इज़ अ कंट्री, तो एक कंट्री क्या होता है। देखो, कंट्री ना एक्चुअली में एक पॉलिटिकल स्टेट होता है। ठीक है, विच इज कंट्रोल्ड बाय अ गवर्नमेंट, जिसकी खुद की अपनी एक सिटीजनशिप होती है, नागरिकता। जैसे आप सभी भारत के नागरिक हैं। ठीक है, और अपनी एक मार्क्ड टेरिटरी होती है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ इशू आ गया। अपनी एक मार्क टेरिटरी होती है। चलिए फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिस कारण इरेज नहीं हो रहा। ठीक है, कंट्री की अगर बात करें तो ये एक पॉलिटिकल स्टेट होता है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, जिसकी खुद की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, खुद की एक सरकार होती है, खुद की अपनी एक सिटीजनशिप होगी। ठीक है, सिटीजनशिप एक से ज़्यादा भी हो सकती है, आने वाले लेक्चर्स में ये मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, खुद की मार्क्ड टेरिटरी होगी और उसका एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होगा।
ठीक है, इंटरनेशनल पहचान होगी, उसको कहते हैं हम एक देश या एक कंट्री। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एक कंट्री में और एक नेशन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड अ नेशन? क्या कोई डिफरेंस है? सच्चाई तो ये है कि हाँ बिल्कुल है। देखो, कंट्री एक पॉलिटिकल टर्म है, ये एक राजनीतिक शब्द है, पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में यूज होगा जब भी गवर्नमेंट अपनी किसी भी पेपरबाजी या पॉलिटी के रेफरेंस पे कोई भी एक्शन लेना चाहेगी, कोई भी काम करना चाहेगी, तो वहाँ जहाँ उन सारी चीज़ों में, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, किसी के साथ इंटरनेशनल क्या कहते हैं, किसी ट्रीटी वगैरह की बात करें, सब चीज़ों में जो टर्म यूज़ होगा वो होगा कंट्री। ठीक है, नेशन एक्चुअली में एथनिक टर्म होता है, ये एथनिसिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, नेशन जो होता है वो एथनिक टर्म होता है, कंट्री जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है। याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी है ये। ठीक है, एथनिसिटी इमोशन से जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं आपकी एथनिसिटी, लेट्स से कि एथनिक टर्म कैसे है, जैसे नेशन किस रेफरेंस में डिफाइन किया जाता है, जैसे जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज के लोग रह रहे हों, जिनका सेम कल्चर हो। ठीक है, तो ऐसे सारे लोग मिल के जहाँ रह रहे हों तो वो एक नेशन हो गया। ठीक है, तो नेशन जो है वो एथनिसिटी से बिलोंग करता है, कंट्री जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है। इन शॉर्ट नेशन जो है वो इमोशन से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि एथनिसिटी जो है वो इमोशन से बिलोंग करती है। इमोशन नेशन, नेशन इमोशन। ठीक है, तो इमोशन जो है वो एथनिसिटी से बिलोंग करता है, इतना तो आप मानते होंगे। 100% बिलोंग करता है। आपके कल्चर को कोई गाली दे दे तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे इमोशन आ गया। ठीक है, अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा, इमोशन के चक्कर में एक कोई कॉमेडियन है जिसने इंदौर में लोगों के इमोशंस के साथ मजाक कर दिया, तो लोगों ने उसके साथ मजाक कर दिया। कई सारे देशों में लोगों के इमोशंस के साथ खेल के लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कमेंट में गालियाँ मत देना। तो इमोशन बहुत बड़ा टर्म है, तो इमोशन से जुड़ा हुआ होता है नेशन, क्योंकि नेशन जो है वो एक एथनिक टर्म है। तो एक्चुअली नेशन जो है वो एथनिसिटी के साथ रिलेट करता है, और जब भी आप एथनिसिटी के रेफरेंस में किसी सेट टेरिटरी के बारे में बात करते हैं तो आप उसको नेशन से डिफाइन करते हैं। और जब पॉलिटिकल सेंस में आप किसी सेट टेरिटरी या डिफाइंड टेरिटरी की बात करेंगे और उसके बारे में उसको डिनोट करेंगे, तो आप फिर वहाँ पे कंट्री जो टर्म है वो यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको कंट्री और नेशन के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, और कंट्री क्या होता है उसके बारे में भी मैंने आपको एक हल्का सा ग्लिम्स दे दिया। ठीक है, कि एक कंट्री एक पॉलिटिकल स्टेट होगा जिसका एक डिफाइंड टेरिटरी होगा, जिसकी खुद की डिफाइंड सिटीजनशिप होगी। ठीक है, उसकी खुद की गवर्नमेंट होगी जो उस कंट्री को रन करेगी। क्लियर? एकदम बेसिक बच्चों वाला डेफिनेशन अगर आपको एक कंट्री के बारे में जानना है तो ये होगा। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एक कंट्री का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैसे आप कहेंगे कि ये एक कंट्री है, कैसे कंट्रियों को एक पहचान मिली होगी कि हाँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को आप कहते हैं इंडिया इज अ कंट्री, तो कैसे ये डिफाइन हुआ होगा कि हाँ भारत एक देश है, एक कंट्री है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक हम 1933 की बात करें तो 1933 में एक मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन हुआ था। देखो, ये जो कन्वेंशन है ये एक्चुअली में यूएसए और लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं,
जो मोस्टली आपको नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका में आ जाती हैं। तो जो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ हैं इनके बीच टोटल 19 देश ने मिलकर इस कन्वेंशन पे साइन किया था। तो इसमें कुछ कुछ बातें कही गई थी कि कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो उसको हम एक कंट्री कंसीडर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सबसे पहला कंडीशन था किसी भी एरिया को एक कंट्री बनने के लिए कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद वही कि उसकी एक मार्क्ड टेरिटरी होनी चाहिए, फिर उसकी डिफाइंड सिटीजनशिप होनी चाहिए, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है किसी भी कंट्री। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज़ का, कंट्रीज बोल दिया सॉरी, कुछ कंट्रीज़ का, अब उसमें एक्चुअली में एक लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो कुछ कंट्रीज़ का उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। सिंपल भाषा में इसका मतलब कि मान लीजिए कि 4-5 बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, जैसे यूएसए हो गई, चाइना हो गई, ठीक है, रशिया हो गई, यूके हो गई, ये सारी कंट्रीज़ ने मिलके हाँ ठीक है उसको कोई भी सेट टेरिटरी है उसको ये कह दिया कि हाँ हम इसको मानते हैं कि ये एक देश है, तो उसको पहचान, रिकॉग्निशन मिल गई। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है कि पहला वो कंट्री इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेरेशन उस कंट्री का होना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट हैं, मार्क्ड एरिया होना चाहिए उसका, ठीक है, डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए। कौन से एरिया की बात करें हम? इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, कैसे उसकी मार्किंग है, कैसे उसकी मैपिंग है, ये क्लियर होना चाहिए। सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है, अपनी खुद की। रिकॉग्निशन होना चाहिए कई सारी कंट्रीज़ द्वारा, ठीक है, कई कंट्रीज़ ने मिलकर मान्यता दे दी कि हाँ भाई आप एक कंट्री हैं, तो उसको पहचान मिली। तो ये तो 1933 में कुछ कुछ बातें कही गई थी। उसके बाद आज नए टर्म में ये भी चलता है कि यूएन का मेंबर होना चाहिए, तो इसके बारे में भी बात चलती है। इसीलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैलेस्टीन वगैरह हो गई, ये लगी रहती हैं कि यूएस का मेंबरशिप हमें मिल जाए। तो इस तरीके से एक कंट्री का फॉर्मेशन होता है। आपको अपने बेसिक नॉलेज में इस चीज़ को देखो, ये बहुत टफ तो है नहीं, बेसिक नॉलेज में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। भारत भी एक देश है। अब आप बात करिए कि जैसे अगर एरिया वाइज अगर सबसे बड़े देश की बात करिए दुनिया में तो रशिया है, सबसे पॉपुलस जनसंख्या वाले देश की बात करिए तो चाइना है, ठीक है। कुछ नए देशों की बात करिए तो जैसे साउथ सूडान है जो कि अफ्रीका में अभी नया देश बना था, ठीक है। टाइमोर लेस्टे है जो इंडोनेशिया के पास में आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंट्री के रेफरेंस में थी। आई होप आपको कंट्री के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक कंट्री किसको कहते हैं और एक कंट्री के बनने का तरीका क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को और समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो जब आप इंडिया के ही प्रोस्पेक्टिव से हम बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि पूरी इंडियन पॉलिटी में हमको इंडिया को ही समझना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसका फर्दर डिवीज़न किस प्रकार से होता है, बहुत ज़रूरी है ये जानना। देखिए सबसे पहले तो एक नेशनल लेवल होगा, ठीक है, जिसको कहा जाता है
सेंट्रल लेवल, ठीक है। यहां पे जो गवर्नमेंट बैठती है उसको कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसका काम होता है पूरे देश को गवर्न करना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं इसको मान लीजिए कि इंडिया का टोटल एरिया है, ठीक है। ये इंडिया की टोटल टेरिटरी है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो इस पूरे नेशनल लेवल को जो कंट्रोल करेगा वो करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, देश को कैसे चलाना, वो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्र सरकार। वर्तमान में एनडीए की सरकार आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की है। सबसे बड़े नेता आप जानते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो नेशनल लेवल से आगे डिवीज़न की तरफ चलें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आसान बनाने के लिए, ताकि गवर्नेंस को अच्छा बनाया जा सके, प्रॉपर रूप से गवर्नेंस, ठीक है, लागू किया जा सके, प्रॉपर रूप से एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया जा सके, चीज़ें स्मूथ चलें, तो फर्दर डिवीज़न की बात करें तो नेशनल लेवल को फर्दर जो है, या सेंट्रल लेवल को, नेशनल मत कहिए, सेंट्रल लेवल को फर्दर डिवाइड किया गया है स्टेट्स में। ठीक है, सेंटर को फर्दर डिवाइड किया गया है स्टेट्स में फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मतलब कि चलिए इस मैप को देखिए, ये आपका कंट्री है इंडिया की। अगर आप बात करें नॉर्थ से चालू कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर आपको दिख रहा है, उसके बगल में आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। और अगर दूसरे साइड में ये आपका पीओके का एरिया है, ये बात करें तो अक्साई चिन का एरिया है। ये दोनों एरिया डिस्प्यूटेड हैं, एक पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पता चले। जम्मू कश्मीर से चालू कीजिए तो ये आपकी नेशनल बाउंड्री है, सॉरी नेशनल बाउंड्री नहीं, इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, ये आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। यहां पे पूरे देश को जो गवर्न करेगा, ठीक है, वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके आगे अगर हम बात करें तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ये देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी मध्य प्रदेश स्टेट को दिखा रहा हूं, तो मैंने आपको कहा कि फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा प्रॉपर बनाने के लिए एक सेंटर को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अभी मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ वो है आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है आपका राजस्थान। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा सुचारू बनाने के लिए, ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए पूरे कंट्री को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कई जगह ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करिए तो वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स मिल के आए और उन्होंने एक कंट्री का फॉर्मेशन किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कंट्री है और उसको फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया। फर्दर डिवीजन देखेंगे तो स्टेट्स को भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के पहले वैसे आता है डिवीज़न यानी संभाग को डिवाइड किया जाता है
डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर फर्दर जो आता है वो आप जानते हैं, विलेजेस वगैरह एक्सेट्रा, ब्लॉक, विलेजेस, ये सारा। तो ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंटर, स्टेट, उसके नीचे डिवीज़न जिसको संभाग कहा जाता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपके ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के नीचे विलेजेस हो गया। अब मैंने आपको ये बताया कि नेशनल लेवल की अगर आप बात करें या सेंट्रल लेवल की बात करें, तो सेंट्रल लेवल को गवर्न किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सिमिलरली स्टेट की अगर आप बात करें तो स्टेट लेवल को गवर्न किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल लेवल का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। स्टेट लेवल का जो हेड होता है वो होता है आपका चीफ मिनिस्टर। ठीक है, स्टेट लेवल से नीचे आ जाइए तो लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं वो फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, जिसको जिला परिषद, म्यूनसिपैलिटीज़, उसके नीचे पंचायत, ये सारी चीज़ें, तो वो लोकल गवर्नमेंट के कैटेगरी में आ जाती हैं। तो एक्चुअली में अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जो है वो 3 टायर स्ट्रक्चर है। इन 3 टायर स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल का मतलब पूरा नेशनल लेवल, द होल कंट्री, द इंटायर कंट्री। सेंट्रल लेवल के नीचे आ जाइए सेकंड टायर, तो वो है आपका स्टेट लेवल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। उसके नीचे आ जाइए आप तो थर्ड इज लोकल लेवल, स्टेट के अंदर का डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेजेस में। तो इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक हल्का सा बेसिक नॉलेज आपको पहले लेक्चर में होना चाहिए ताकि आगे की चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो जाएं। तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नेंस सिस्टम जो है या इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो 3 टायर स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। सेंट्रल लेवल को कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। उसके नीचे आ जाइए स्टेट लेवल को गवर्न करती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। उसके नीचे आ जाइए लोकल लेवल पे, तो इसको कंट्रोल करती है लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये एक 3 टायर स्ट्रक्चर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात करिए तो इंडिया के अंदर काम करता है। आई होप ये डिवीज़न आपको समझ में आया होगा, एक कंट्री के बारे में समझ में आया होगा, कंट्री का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक हल्की फुल्की जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि आखिर कहीं तो कुछ होगा जिसके तहत ये डिफाइन किया जाता होगा कि हाँ ये कंट्री है, कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी जगह कुछ तो लिखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सब चीज़ें समझ में आ गई आपको अभी तक के लेक्चर में। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये एक चीज़ जो है ये पूरे इंटायर पॉलिटी के सारे लेक्चर में आपको परेशान करेगा, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या होता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से थोड़ी बहुत तैयारी की है, ये जो लोग पहली बार इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं, जिनको एक्चुअली कुछ भी नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बचपन में स्कूल में एक चीज़ तो पढ़ा होगा आपने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार आपके सामने से ये शब्द गुजरा होगा। न्यूज़ देख लो तो न्यूज़ में तो हर तीसरे दिन डिबेट में कहीं ना कहीं ये शब्द आता ही है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। तो ये संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये बहुत ज़रूरी है आपके बारे में, आपके लिए जानना। एक्चुअली
एकदम सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइंस हाउ अ कंट्री शुड वर्क। ठीक है, एकदम जनरल टर्म्स में मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली में सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होता है जो ये डिफाइन करता है कि एक कंट्री को कैसे रन करना चाहिए, कैसे एक कंट्री कैसे वर्क करनी चाहिए। ठीक है, तो अब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि हर कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग की डिफरेंट डिफरेंट मेंटालिटी है, डिफरेंट मेंटालिटी, डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट कल्चर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के कारण हर किसी के, हर कंट्री का जीने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशन हैं, हर कंट्री अपने रूल्स के तहत काम करता है। कहीं पे कुछ रूल कन्वीनियंट हैं, कुछ देशों में वो रूल कन्वीनियंट नहीं हैं। तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में कहाँ डिफ़ाइन होती हैं, ये ज़्यादातर चीज़ें वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन होती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़, तो मैंने अगर इसको बहुत सिंपल टर्म्स में कहा कि it is a set of rules and procedure which defines how a country should work। अब देखो भैया, कंट्री इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब इसमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बट कंट्री इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो जब हाउ अ कंट्री शुड वर्क की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि कंट्री में रहने वाले लोग, ठीक है, जिनको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दी गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम अलॉटेड है, तो उस सिस्टम को, उन लोगों को कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम करना है एक्चुअली। ठीक है, इसकी अनदर एक डेफिनेशन है, अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्न्ड। ठीक है, तो दूसरी डिफिनीशन भी सुन लीजिए, अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्न्ड। देखो, स्टेट से यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न आपको बीच में आ सकती है कि यहाँ पे भी जो टर्म यूज़ हो रहा है वो स्टेट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्टेट के दो मतलब होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिटी स्टेट के दो मतलब होते हैं। एक स्टेट का मतलब होता है राज्य और एक स्टेट का मतलब होता है राष्ट्र और कंट्री। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान वो भी एक स्टेट है, और पॉलिटिकल टर्म्स में इंडिया या चाइना या रशिया वो भी एक स्टेट है। जब भी हम एक कंट्री की बात करते हैं और उसको स्टेट के रूप में डिनोट करते हैं तो हम कैपिटल एस का इस्तेमाल करते हैं। तो कैपिटल एस से जहाँ कहीं भी स्टेट लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे एक नेशन या एक कंट्री की बात हो रही है। ठीक है, और जहाँ भी स्मॉल एस से स्टेट को डिनोट किया जाए तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि एक कंट्री के अंदर जो फर्दर डिवीज़न है उसकी बात हो रही है, दैट इज मान लीजिए राज्य, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात कीजिए। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में स्टेट कह रहा है, लेकिन यहाँ पे उस स्टेट का मतलब है राष्ट्र, नेशन, कंट्री। सो अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्न्ड। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके तहत, और रूल्स ही नहीं, रूल्स इज इनकम्प्लीट, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर
प्रोसीजर्स भी हैं, प्रक्रिया भी है कि कैसे काम करना है। रूल्स तो हैं ही, नियम तो हैं ही, बट प्रक्रिया भी है साथ में। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर विच डिफाइंस हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न्ड। मैं आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग अ कंट्री। क्योंकि हो सकता है कई देशों में ऐसे नियम भी हो सकते हैं कि वहां के राज्यों का, वहां के स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, बिल्कुल हो सकता है। लोकल बॉडीज का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, बिल्कुल हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड नहीं है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो एक कंट्री का ही होना चाहिए। हो सकता है एक स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, किसी लोकल बॉडी का भी। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्राइवेट बॉडी का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम कंट्री के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जो कि पूरे इंटायर पॉलिटी में हर जगह पे आता रहेगा, इसलिए इसको समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर विच डिफाइंस हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, रिटन भी हो सकता है, ठीक है, और नॉन रिटन भी हो सकता है। इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक समझ लो। रिटन का मतलब कि कहीं कोई बुक होगी जिसके अंदर सब लिखा होगा और उसे उठाया जाएगा, उसे देखा जाएगा और देखा जाएगा कि वहाँ पे किसी सेक्शन में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स से कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो वर्तमान में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होनी चाहिए, उसका वो कैसे काम करना चाहिए, उसकी लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं डिफाइंड होंगी। यहीं से ये सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, तो यहीं से समझ लो, बहुत सिंपल सा। देखो ये सब चीजें याद करने की नहीं है, अगर कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक लगाओगे तो ये दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल यही प्राइम मिनिस्टर से आप बात कीजिए कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या क्या होनी चाहिए, किन किन चीजों में वो फैसले ले सकते हैं, किन किन चीजों में नहीं ले सकते, उनकी लिमिटेशन भी क्या क्या चीजों की है, वर्क उनको कैसे करना है, उनको अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है। तो मान लीजिए अगर ये सब चीजें कहीं नहीं लिखी होंगी तो प्राइम मिनिस्टर की पावर को कौन डिफाइन करेगा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों वाला समझने के लिए। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं है कि वो खड़े खड़े किसी को फांसी की सजा सुना दे, नहीं है। ये आपके यहाँ पे कोर्ट्स के पास ये पावर है। कोर्ट अगर किसी को सजा देती है तो हो सकता है वो उसको डेथ सेंटेंस दे दे। वैसे तो अब डेथ सेंटेंस धीरे धीरे उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी बात करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि कोर्ट जो है वो किसी को डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा, मौत की सजा दे सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी को मौत की सजा नहीं दे सकते। कहां पे, कहीं ना कहीं तो ये नियम लिखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर यहां तक का काम कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, यहां से ज्यादा का काम कोर्ट का है, या कोर्ट किसी को ये इस टाइप की सजा दे सकते। कहीं ना कहीं तो इसको डिफाइन करना जरूरी है, आप समझिए। तो ये कहां डिफाइंड है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बात समझ में आई। अब यहीं से सवाल उठता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता। कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता तो फिर किसी की पावर ही नहीं डिफाइन होती। बात समझ रहे हैं। फिर तो प्राइम मिनिस्टर
ऑपोजिशन का जो लीडर है उसको सबसे पहले फांसी की सजा दे देते, ये आदमी सबसे ज्यादा परेशान करता है, एक काम करो उसको फांसी पे चढ़ा दो। बात समझ रहे हैं आप? इसलिए सबका वर्किंग प्रोसीजर, सबकी पावर्स, उनकी लिमिटेशन तो मान लीजिए छोड़िए, अगर पावर आपने डिफाइन कर दी तो बाकी जो चीजें नहीं डिफाइन है पावर में वो अपने आप लिमिटेशन हो गई। ठीक है, ये सब चीजें, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनके टर्म कैसे रहेंगे, मान लो अगर ये सब चीजें डिफाइन नहीं है तो एक बार कोई प्राइम मिनिस्टर बना तो जीवन भर मरणोपरांत, मतलब मरने से पहले तक वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, फिर तो उसको हटाने वाला कोई नहीं होगा। कहीं ना कहीं सब चीजों का प्रोसीजर, सब चीजों का XYZ कहीं ना कहीं डिफाइन करना जरूरी है। वो सारी चीजें डिफाइन होती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यहीं से मिल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, नॉन रिटन भी हो सकते हैं। क्या होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सब यहीं पे डिस्कस नहीं करेंगे। आगे के लेक्चर्स में जब हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिटन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, नहीं भी आएगी तो देखिए अभी आज के लेक्चर में आपको जो जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले लेक्चर्स में वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। लेकिन मेरा मकसद ये था क्योंकि आपके आने वाले लेक्चर्स जो रहेंगे वो आपको बहुत आसानी से समझ में आए, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए। तो उसी सवाल से आगे बढ़ते हैं कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर अ कंट्री। ठीक है, तो देखो 2-3 पॉइंट मैं बताता हूं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू कंट्रोल टायरानी, टायरानी क्या होता है? टायरानी का मतलब होता है अत्याचारी शासन, निरंकुशता। ठीक है, तो सबसे पहले तो टायरानी को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। जैसा कि हमने इससे पहले भी बात किया, अभी भी बात करते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे डिफाइंड नहीं होगा कि किसकी लिमिटेशन कितनी है, किसका पावर कितना है, ठीक है, तो वो सब एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। कोर्ट के डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेने लगेंगे, प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन कोर्ट्स लेने लगेंगे, चीफ मिनिस्टर बैठ के देश में राज करने लगेंगे, तो मतलब वो एक अजीब सा माहौल क्रिएट होगा। तो सबसे पहले तो निरंकुशता, अत्याचारी शासन यानी टायरानी को कंट्रोल करने के कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो एक हेड ऑफ स्टेट को या हेड ऑफ गवर्नमेंट को डिक्टेटर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर उसके ऊपर किसी तरह की सीमितताएं, कोई लिमिटेशन नहीं होगी तो सुप्रीम पावर वाली सिचुएशन हो जाएगा, माहेश्मती साम्राज्य बन जाएगा, शिवगामी देवी वाला सिचुएशन आ जाएगा कि मेरा वचन ही है शासन। तो वैसा सिस्टम नहीं वर्क कर सकता ना प्रेजेंट सिनेरियो में। ठीक है, तो सबकी पावर डिफाइंड होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए, सबके अपने अपने सेट एरिया होने चाहिए कि किस स्ट्रीम तक, किस लेवल तक कौन कहाँ कितना काम कर सकता है, बस उसकी पावर की लिमिटेशन वहीं तक है, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो माहेश्मती साम्राज्य वाला सिचुएशन तो नहीं चाहिए। तो सबसे पहले टायरानी को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट,
for smooth functioning, / good governance, इन सब के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए देखिए, जब लोगों को पता है, सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में जो डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, जो डिफरेंट वेरियस पोस्ट में बैठे हुए हैं, जब उनको पता है कि मुझे क्या क्या काम करना है, ठीक है, तो जब लोगों को पता रहेगा तो उस तरीके से काम होगा, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम होगा। तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। अगर मुझे पता है कि मुझे क्या क्या काम करना है, तभी वो काम मैं अच्छे से कर पाऊंगा। मुझे पता ही नहीं मुझे क्या क्या करना है, तो मैं क्या ही कर दूंगा, फिर वो जो मेरा मन करेगा वो करूंगा, जो मेरा मन नहीं रहेगा वो मैं नहीं करूंगा। आपके साथ भी यही है, ठीक है। तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत आवश्यक है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसमें ये चीज़ डिफाइन होनी चाहिए कि किसकी क्या क्या पावर्स हैं, किसको किस तरीके से काम करना है, कितना काम करना है, और कहाँ से अपनी सीमितताओं, अपने एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ना है। तो जब ये सारी चीज़ें डिफाइन होंगी तो ऑटोमेटिकली स्मूथ फंक्शनिंग होगी, गुड गवर्नेंस होगा, ठीक है। फॉर प्रॉपर, अब गुड गवर्नेंस के आगे और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ नीडेड, ठीक है। ओवरऑल फॉर एवरीथिंग इट इज़ नीडेड, ठीक है। थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। फॉर कंट्रोलिंग पीपल ऑल्सो, अभी तक देखो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं बस, लेकिन क्या सिर्फ सिस्टम के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन की, फॉर एग्जांपल लेट्स से गवर्नमेंट के लिए या लेजिस्लेचर के लिए या जुडिशरी के लिए, क्या यही सब चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है? बाकी किसी के लिए नहीं? नहीं है, बिल्कुल है, लोगों के लिए भी है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। लोग कहाँ गए भाई? लोग, मुझे पता है मैं कुछ जुर्म करूंगा तो पुलिस वाला मुझे पकड़ के ले जाएगा, कोर्ट में मुझे सजा हो जाएगी। तो जब ये सब चीज़ें भी कहीं मेरे लिए, मेरे मतलब कि एक सिटीजन के लिए ये सब चीज़ें कहीं डिफाइंड होंगी, तो सिटीजन भी तो कंट्रोल में रहेगा और कंट्रोल में रह के काम करेगा। सो फॉर कंट्रोलिंग पीपल ऑल्सो, पीपल कह लीजिए, फॉर कंट्रोलिंग सिटीजन, सिटीजन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सिटीजन के अलावा अगर कोई नॉन सिटीजन भी हमारी टेरिटरी में आ रहा है और कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ ही उसके साथ एक्शन होगा। तो फॉर कंट्रोलिंग पीपल ऑल्सो, फॉर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम सेल्फ हार्म भी कहा जाता है, कि खुद के का नुकसान करने से बचाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, मैं कुछ गलत करूंगा, मेरे साथ कुछ, फिर उस हिसाब से, तो सब चीज़ों को कंट्रोल रखने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। तो आई होप आज के लेक्चर में, ठीक है, आज का लेक्चर देखिए, मेरे लेक्चर में मैं बहुत तेजी से नहीं बोलता, बहुत जल्दी नहीं बोलता, मैं थोड़ा धीरे बोलते हुए चलता हूं ताकि सुनने वाले को आराम से चीज़ों को समझ में आए। आज के लेक्चर में हमने तो पहले कुछ बेसिक बातें की, उसके बाद हमने क्या कहते हैं, देखा कंट्री के बारे में, उसके फर्दर डिवीज़न के बारे में, ठीक है, कंट्री और नेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, एक कंट्री को बनने के पीछे क्या कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, किसको फॉलो किया जाता है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे, जिसमें हम इंडियन सिस्टम के अंदर डिफरेंट बॉडीज़, ऑर्गन्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे है, इसके बारे में हल्का फुल्का एक ग्लिम्स, क्योंकि बाकी तो डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, हल्का सा ग्लिम्स कि ये कैसे सिस्टम वर्क करता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, लॉज क्या है, लॉज की इम्पोर्टेंस क्या है, और भी XYZ कुछ बेसिक चीज़ें तो मुझे समझ में आएंगी। आपको प्रॉपरली बुक स्टार्ट करने से पहले आपको जो चीज़ों के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। बाकी तो बीच बीच में चीज़ें आती रहेंगी, जब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे तो तब भी उसके बारे में समझते चलेंगे।
थोड़ा सा मगर एक बेसिक फेडरेशन क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या है, यूनिटरी क्या है, सिस्टम क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप के साथ रूबरू होंगे। अच्छा लगा हो मेरा काम तो लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलेगा। अभी आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज़ें हैं या कुछ थोड़ा सा वेट करना है, तो और भी लेक्चर्स आने के बाद, देखने समझने के बाद आपको लगता है कि आपको आपके काम की है तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, ठीक है। और लगे कि ये लेक्चर्स हेल्पफुल है तो फिर हमारे साथ आगे बढ़िए इस यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के सफ़र में, और आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी। इन्हीं बातों के साथ आज के लेक्चर का हम समापन करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।